हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इस पूरे लेक्चर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम आर्टिकल 12 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 में जो नेक्स्ट जो भी आर्टिकल है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यह एक ऐसा राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इंडिया के हर सिटीजन्स को इसके द्वारा कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स दिया गया है। और ये जो ह्यूमन राइट्स है इसको देने का जो गारंटी है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है कि हाँ तुम्हें जो है ये राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर गारंटी का मतलब समझेंगे तो देखेंगे कि ये जो राइट्स है ये किसी भी कोर्ट में लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अथॉरिटी चाहेगी कि किसी भी सिटीजन से उनका फंडामेंटल राइट्स जो भी दिया गया है उसे ये छीन ले, तो ये ऐसा नहीं कर सकती है। अगर वो सिटीजन चाहेगा कि उसे लगेगा कि मेरा जो राइट्स है वो इसके द्वारा लिया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। वहीं किसी अनलीगल राइट्स की बात करें तो उस केस में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो हमारा अगर फ्रीडम जो है कोई भी उसको लेने की कोशिश करेगा तो हम डायरेक्ट जो है या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर जैसे राइट टू वोट, ठीक है, तो राइट टू वोट जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और जिसके कारण क्या है कि अगर किसी कारण से हमारा जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि मेरा नाम इसमें नहीं है, मैं वोट नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस यही है कि चूँकि हमारा जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसमें जो है बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है कि अगर जितना भी फंडामेंटल राइट्स जो अभी हम पढ़ेंगे तो वो अगर किसी भी सिटीजन को नहीं मिल रहा है तो आर्टिकल 32 बोल रहा है कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेन जो अगर फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं कि ये जो है गारंटेड है। ठीक है, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो कारण है वो बस यही है। ठीक है, तो अब फंडामेंटल राइट्स को अगर देखें तो ये जो है टोटल जो है हमें 6 राइट्स दिया गया है। ठीक है, एक समय में टोटल 7 राइट्स था, लेकिन अभी के समय में 6 ही है। जैसे कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी ये एक समय में फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। तो इसको रिमूव करने का अगर कारण देखेंगे तो ये क्या मतलब, एक टाइम में ऐसा होता था कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे अगर कोई घर बना हुआ है तो वहाँ का रहने वाला बोलेगा कि मेरा तो ये फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ से जैसे अगर एक सड़क यहाँ से क्रॉस कर रही है, अब इसका घर बना हुआ है तो सरकार बोल रही है कि नहीं इसको भाई हटाओ, यहाँ पे रोड बनाना है हमको। तो ये बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये मेरा राइट है, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। तो फिर क्या वहाँ पे सरकार फिर आगे काम कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो सरकार को लगने लगा कि ये जो है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट बना रहा तो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में जो है बहुत मुश्किल खड़ा कर रहा था। तो इसको फिर क्या कर दिया गया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि राइट टू मतलब प्रॉपर्टी रखने का राइट आपके पास है मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ये पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था एक समय में और वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर इससे एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, 1978 में। और क्या किया गया, इससे जो है फंडामेंटल राइट से रिमूव करके इसे एक जो है आर्टिकल में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में। तो यहाँ पे भी ये अथॉरिटी ये मतलब किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपका कोई भी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता, लेकिन फिर वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमारा 7th नंबर का जो राइट था तो वो हमने देख लिया। अब जो मेन जो राइट्स है जो अभी भी है जो हर एक सिटीजन को दिया गया है इंडिया में, तो उसके बारे में जानेंगे।
तो टोटल जो है हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 6। तो जो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल जो राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। अब 12 और जो 13 है, ठीक है, वहाँ से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट नहीं होता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक जो बातें हैं, स्टेट का डिफिनेशन, ये सारा बताया गया है। तो 12 और 13 अभी पढ़ेंगे अभी। तो स्टार्ट होता है जो फंडामेंटल राइट्स है वो 14 से स्टार्ट होता है, और फिर 14 से देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने देखा ये 32 तक जो है, ठीक है, 14 से लेकर 32 तक जो है वो है फंडामेंटल जो राइट्स जो है 6 राइट्स उसी में आता है। और बाकी 12, 13 और इधर हो गया क्या 33, 34 और 35, इसमें भी कुछ बातें लिखी गई है तो वो भी हम कवर करेंगे। तो अगर टोटल 6 राइट्स है तो 6 राइट्स जो है उसमें जो पहला जो है वो है राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। तो इक्वेलिटी कहने का मतलब है कि यहाँ पे समानता का बात किया गया है, ठीक है। तो समानता जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है आर्टिकल में समानता का बात किया गया है। फिर अगला जो है वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम जो है यहाँ पे 19 to 22 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 है। फिर यहाँ पे जो है टोटल कितना हो गया, टोटल 4 हो गया, ठीक है, 19, 20, 21, 22, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2 है, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। अब फ्रीडम मतलब बोल सकते हैं रिलीजन जो भी हिंदी में बोलते हैं, तो वो जो है 25 से लेकर 28 तक हो गया, ठीक है। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताया गया है 29 से 30। फिर जो अगला राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये आर्टिकल 32 में है। तो इससे अभी हम पूरे मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ रह गया तो उसको भी देख लेते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे पार्ट 3 में है, ठीक है। इस लेक्चर के पहले हमने DPSP कवर कर लिया था, तो वो पार्ट 4 में था, हमने देखा था, ठीक है। वो 36 से स्टार्ट था, ठीक है। और 36 से पहले यहाँ 35, 12 से लेकर 35 तक जो है वो है फंडामेंटल राइट, और ये पार्ट 3 में है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर जो है इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो मैग्ना कार्टा इसे कहने का अर्थ ये है कि मैग्ना कार्टा एक समय में इंग्लैंड में एक चार्टर बना था जिसमें राजा और वहाँ के जो लोग थे उनके बीच एक तरह से कुछ जो एग्रीमेंट बोल सकते हैं वो साइन हुआ, और फिर साइन होके वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कुछ बेसिक राइट्स और लिबर्टी वहाँ के लोगों को दिया। तो वो ये इंग्लैंड की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जब फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे तो इससे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के द्वारा यहाँ के लोगों को कुछ बेसिक राइट्स लिबर्टी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो इसलिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है। फिर अगला है ये USA के संविधान से लिया गया है। जैसे हमने DPSP पढ़ा तो देखा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ये USA के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके जो भी आर्टिकल्स है उससे हम देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12, ठीक है। तो आर्टिकल जो 12 है वहाँ पे स्टेट का डिफिनेशन दिया गया है। तो अब अगर स्टेट के डिफिनेशन की बात करें तो जैसे हमने DPSP में पढ़ा था कि स्टेट का जो DPSP जो स्टार्ट हुआ था वो 36 आर्टिकल से हुआ था। तो वहाँ पे बताया गया था कि स्टेट का जो डेफिनेशन है वो सेम जो आर्टिकल 12 में है वो ही डेफिनेशन स्टेट का भी वहाँ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 12 में अब स्टेट का क्या डिफिनेशन दिया गया, तो स्टेट मतलब ये नहीं समझना है कि स्टेट मतलब अगर बोल रहे हैं तो कोई भी राज्य समझ रहे हैं या कंट्री समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। राज्य कंट्री तो है ही, साथ इसके अलावा जो पार्लियामेंट जो है वो खुद में स्टेट है। कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी लोकल अथॉरिटी है या कोई भी संस्था है वो अपने आप में स्टेट है, क्योंकि वो खुद के लिए लॉ बना सकती है। अब जैसे CBI जो है वो अपने आप में स्टेट है, ठीक है, इसका अपना रूल और रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये बात अलग है कि रूल और रेगुलेशन कोई भी जो संस्था बनाती है तो वो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो रूल ऑफ लॉ है वो ज़्यादा मतलब सबसे सर्वोपरि वो ही है, ठीक है। तो फिर भी उस संस्था में जैसे हम किसी स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वहाँ के लिए वहाँ के मतलब जो भी अथॉरिटी है उनके द्वारा कुछ रूल्स बनाया जाता है, रेगुलेशन बनाया जाता है।
तो वो अपने आप में फिर स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 12 में जो है वो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, और इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं डीपीएसपी और इसको फंडामेंटल राइट को 12 और 36 में लगभग सेम बात किया गया है, ठीक है, मतलब स्टेट के बारे में बताया गया। फिर अगला देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। जो सप्रू कमेटी था वो जो है 1945 में ये कमेटी आई थी। तो उस समय जो है ये फंडामेंटल राइट को इसने जस्टिसेबल बनाने का सुझाव दिया था और डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बनाने का सुझाव दिया था। जस्टिसेबल कहने का मतलब है अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई उसको लेने की कोशिश करेगा या हनन करेगा तो हम डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में हमने मतलब पढ़ा कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी डीपीएसपी में तो ये हमने पढ़ा था, तो इसे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फंडामेंटल राइट पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो फिर अगला है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में सीधा एक वर्ड याद रखना है, अल्पीकरण का बात किया गया है। तो अल्पीकरण करने का मतलब क्या है कि ये जो है ये बोलती है कि जितना भी बोल सकते हैं जो भी लॉ बना है, ठीक है, कोई भी लॉ अगर बना है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो फिर वहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट को ही सर्वोपरि मानेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आगे जो है हमारा जो ये बोल सकते हैं पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करके कोई लॉ लेते आ रही है, तो अगर वो हमारा देख रहे हैं कि वो फंडामेंटल राइट से एग्री नहीं कर रही है तो उस समय क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है मानना है कि वो सर्वोपरि है, और जो दूसरा लॉ बनेगा फिर वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से ये बताती है कि संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 13। तो अब जो है मेन हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है वो 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ डिफिनेशन दिया गया था, तो 14 से लेकर 18 तक जो है वो बताता है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। तो यहाँ पे जो है वो समानता का बात किया जा रहा है, ठीक है, समानता। तो कैसा समानता, तो इसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं पहला जो है वो है 14। यहाँ पे बताया गया है कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता कहने का मतलब है कि बोल सकते हैं यहाँ पे दो बात का उल्लेख किया गया है। एक तो दिया गया है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और यहाँ पे दूसरा जो बात लिखा गया है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो दोनों जो है थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन इसे समझना है। ये जो चीज़ है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि ये वाला जो चीज़ है वो अमेरिका से लिया गया है। ये जो वर्ड्स बोल सकते हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वहाँ से लिया गया है। अब दोनों में देखने में तो थोड़ा मतलब सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो जो पहला वाला है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो ये जो है ये कहने का मतलब है ये बताता है कि नो बडी इज़ अबव लॉ। कोई भी जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है, मतलब लॉ सर्वोपरि है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। और जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है ये बोलता है कि लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल, मतलब लॉ जो है सबको एक समान मिलेगा। मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा है छोटा है तो उसे अलग तरह का लॉ मिलेगा, ठीक है, मतलब उसके लिए मतलब बोल सकते हैं भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्या एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो अगर यहाँ पे हम बात करें आर्टिकल 14 की, ठीक है, तो जैसे एक्सेप्शन में देख सकते हैं अब लॉ तो बोल रहे हैं कि सबको सेम मिलेगा, जैसा जो है जो भी लॉ बना है सबके लिए सेम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो इनके लिए बनाया गया है कि अगर ये किसी मतलब अपनी ड्यूटी में है, ठीक है, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता या उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये बोल सकते हैं ये जो है एक्सेप्शन में आ गया, ठीक है। फिर सेम बात जो है लागू होता है किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा या कोई भी डिप्लोमेट आया है या फिर एम्बेसडर है इंडिया में, तो उसके लिए फिर ये चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैन यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है देता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर किसी के लिए मतलब कानून सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो पहला जो हो गया ये हो गया, तो यहाँ इक्वालिटी का बात किया गया। फिर दूसरा जो है वो है आर्टिकल 15।
तो यहाँ पे जाति, धर्म या फिर रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फिर बताया गया है आर्टिकल 15 में। तो लेकिन अब फिर देखेंगे कि यहाँ तो बोल रहे हैं कि किसी को, कोई अगर वुमेन है, चाइल्ड है, तो ये सब के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखते हैं कि जैसे कुछ ST SC को कुछ मतलब प्रावधान दिया गया है, उनके लिए कुछ मतलब बोल सकते हैं संस्था बनाया जाता है, या फिर अगर वुमेन है तो उसके लिए थोड़ा बहुत उन्हें डिस्क्रिमिनेशन मतलब किया जाता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये चीज़ किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि हाँ, नेगेटिवली तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, या फिर कोई कास्ट अलग है। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ जाता है। क्यों एक्सेप्शन आ जाता है? उनके ये यहाँ पे इसलिए आता है कि वो जो है उनको इस मतलब धारा में साथ में जोड़ने के लिए कुछ अलग प्रोविज़न्स दिया गया है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली आर्टिकल 15 ये बता रहा है। फिर 16 जो है वो बताता है कि नौकरी में जो है अगर कहीं पे भी अगर जॉब का कुछ भी ये हो रहा है तो वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब ये नहीं कि कोई अमीर है, गरीब है, या फिर कोई किसी बड़े मतलब जगह से आता है या कुछ भी, मतलब या कास्ट के बेसिस पे नौकरी में उसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ये नौकरी में समानता का बात किया जा रहा है। फिर अगेन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब एक्सेप्शन क्या देखने को मिलता है कि किसी को रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे अब किसी ST SC के लिए कुछ प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि कुछ सीट इनके लिए रिजर्व है, इनके लिए रिजर्व है, EWS है। तो ये फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन में आ जाता है, और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिर ये हो गया आर्टिकल 16। अगला है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो है ये बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब अनटचेबिलिटी मतलब कहने का मतलब है कि एक समय में हमारे यहाँ काफ़ी क्या था, छुआछूत का जो बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो उसको बिल्कुल हटा दिया गया कि अगर कोई भी किसी के साथ भी भेदभाव करता है तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट में आ गया। फिर अगला जो है टाइटल्स का एबोलिशन। मतलब कोई भी जो है किसी भी तरह का टाइटल्स नहीं रख सकता है। जैसे एक समय में राय बहादुर का टाइटल लिया जाता था, या फिर बहुत सारा टाइटल जो है एक टाइम में दिया जाता था, लेकिन अभी के टाइम में ये नहीं ले सकते हैं। जैसे कि नवाब का टाइटल है, महाराजा, राजा, ये सब नहीं रख सकते। हाँ, ऐसा कुछ टाइटल है जो कि क्या है कि जो अगर किसी को दिया गया है, मतलब बोल सकते हैं कि कोई एकेडमिक टाइटल किसी को दिया गया है, ठीक है, एकेडमिक टाइटल दिया गया है, या फिर सेना में कुछ टाइटल दिया जाता है, या फिर कुछ नेशनल सिविलियन अवार्ड्स दिया जाता है, तो ये सब मेरिट के बेसिस पे है ना, तो ये सब रख सकते हैं। लेकिन अब जैसे राजा किसी को बोला जा रहा है, राय बहादुर बोला जा रहा है, तो वो सब नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन वही है, जैसे कि हम डॉक्टर कोई है तो डॉक्टर लगा सकता है, PhD है तो PhD लगा सकता है, तो ये सब मेरिट के बेसिस पे है। या फिर कोई सेना में है तो वो रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो इक्वेलिटी का बात किया गया। 14 में कानून के समक्ष इक्वेलिटी, 15 में जाति, धर्म जो भी है, 16 में फिर नौकरी, 17 में छूत, और 17 में फिर टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला जो है राइट टू इक्वेलिटी ये कवर हो गया। अब दूसरा जो है वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये जो राइट्स है ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ फ्रीडम का बात किया जा रहा है। अब किस तरह का फ्रीडम है, तो इसमें स्पीच का फ्रीडम होता है, या फिर कुछ लोग सभा करते हैं, या फिर कोई जो है कहीं पे कोई काम कर रहा है, कहीं पे रह रहा है, कहीं पे जा रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्रीडम हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को लाइफ जो है वो मतलब वो जिंदा रहने का स्वतंत्रता है, या ये सारा हम मतलब ये जो है फंडामेंटल राइट इसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो ये जो है इसमें देखेंगे कि स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कहीं भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है ये वो हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच,
ये आ गया आर्टिकल 19 में। फिर कहीं पे भी सभा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जाके लड़ाई करने लगे, वो पीसफुली वहाँ पे सभा करना है, ठीक है। या फिर कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यूनियन बनाते रहते हैं या कोऑपरेटिव बनाते हैं, तो वो उनका राइट्स है, ठीक है। या कोई भी कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी स्टेट में जा रहा है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, और उसको अगर रोक दिया गया जाने से तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। फिर किसी भी जगह में वो सेटल हो सकता है, या कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड, वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये हमारे आर्टिकल 19 में ये सारा जो बात है ये लिखा गया है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ याद रखना है कि ये जो राइट्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। या कुछ भी अगर जैसे कि अगर देश की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी को अगर मतलब खतरा हो, या फिर किसी का पब्लिक ऑर्डर वहाँ पे ख़राब हो रहा हो, या किसी का डिफमेशन हो रहा हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, तो वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो हमारा जो संविधान है वो अल्पीकरण का बात करता है। जब हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था तो वहाँ ये चीज़ थोड़ा बहुत मेंशन हुआ था। अल्पीकरण कहने का मतलब है कि अगर आपको संविधान ये सब अधिकार दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, ठीक है। मतलब वो एक लिमिट में रहना चाहिए। फिर अगर लिमिट से बाहर जाएगा तो फिर वो फिर अगर आपका अगर फंडामेंटल राइट एक का अगर हो सकता है हनन हो, अब ये दूसरे को कुछ बोल रहा है, तो फिर इसका राइट टू प्राइवेसी हनन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे दोनों में फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे संविधान में अल्पीकरण का भी बात किया गया है कि ऐसा मतलब ये सब जो है ठीक है राइट दिया गया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे दूसरे को कोई हानि हो, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 19, और इसे संविधान का रीढ़ कहा गया है। रीढ़ क्यों कहा गया है? इसमें प्रेस का जो मतलब, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो क्या देता है, प्रेस को एक तरह से बोलने का स्वतंत्रता देता है। अगर प्रेस नहीं रहेगा तो फिर डेमोक्रेसी जो है वो फिर खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये सब जो है नेशनल फ्लैग को हम लोग कहीं पे भी फहरा सकते हैं या फिर सभा कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या है कि रीढ़ ही है, अगर एसोसिएशन बना रहे हैं तो इसलिए इसे संविधान का रीढ़ कहा गया है। फिर दूसरा जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम है, वो है आर्टिकल 20, ठीक है। तो आर्टिकल 20 जो है वो बोल रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब किसी ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है। तो अपराध कर दिया तो उसके बारे में यहाँ कुछ मेंशन किया गया। क्या मेंशन किया गया है? पहला जो वर्ड है यहाँ पे ये सेम वर्ड यूज़ किया गया है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ उस पर लागू होता है। इससे समझेंगे क्या है। फिर दूसरा जो है नो डबल जियोपार्डी, फिर नो सेल्फ इन क्रिमिनेशन। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ जो ये वर्ड है इसका कहने का मतलब है जैसे सजा, जब कोई इंसान जो है कोई अगर अपराध कर रहा है उस समय जो डिसाइडेड है सज़ा, ऐसा नहीं है कि इससे अगर ऐसे समझे कि मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया, अभी के 2025 में कोई क्राइम किया, चोरी किया लेट से, ठीक है। अब चोरी का सज़ा जैसे 1 साल है। अब क्या है कि इसको ट्रायल होते होते 2030 पहुंच गया। अब यहाँ पे कानून इस बीच बन गया है कि नहीं, चोरी का जो सज़ा है वो 10 साल है। तो अब चोरी तो इसने 2025 में किया था, तो क्या उसको 1 साल का सज़ा होगा या फिर 10 साल का? 2030 में उसे 1 साल का सज़ा होगा, क्योंकि ये हमारा संविधान बोलता है और फंडामेंटल राइट देता है आर्टिकल 20 के तहत कि अगर कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये बोलता है कि मतलब जब अपराध के समय क्या सज़ा निर्धारित किया गया था उसे वही सज़ा मिलेगा। मतलब ये बाद में कुछ कानून बना देंगे तो फिर वो सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा जो यहाँ वर्ड है वो है नो डबल जेओपार्डी। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है एक अपराध का एक सज़ा। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई चोर है, अगर उसने चोरी किया, ठीक है, चोरी किया, उसे 2 साल का सज़ा मिला, वो 2 साल का सज़ा काट लिया। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है, फिर पुलिस को याद आती है अरे तुमने तो चोरी किया था उस समय, तुमको फिर से सज़ा देते हैं। तो वो फिर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। वो उसको सज़ा उसने काट लिया तो अब फिर उससे 2 बार सज़ा नहीं हो सकता, मतलब एक अपराध का सिर्फ एक सज़ा, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा होता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी एक्यूज़ जो है वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। कहने का मतलब है
कि अगर किसी को किसी एक्यूज्ड को किसी ने मतलब अगर पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो है फोर्सफुली उसको कन्फेस करा दिया जाए कि तुम्हें चलो तुम मानो तुम्हें मतलब, तो फिर वो वहाँ पे उसका गवाही सेल्फ गवाही नहीं चलेगा वहाँ पे कि वो मान लेगा कि चलो मतलब फोर्सफुली कि हाँ हम ही किए थे ऐसा काम, लेकिन वहाँ पे उसका गवाही नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ कोई और सबूत इसको देना होगा पुलिस को, तभी ये फिर आगे प्रोसीडिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल है इसे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ये किसी भी पर्सन को उस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये एक बहुत, क्योंकि जीने का अधिकार जो है बोल सकते हैं बहुत ही नेसेसरी अधिकार है, बेसिक अधिकार है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 21 दे रही है, तो इसलिए जो है ये क्या है, इसे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसा राइट्स है जो इंडियन सिटीजन को दिया गया है और कुछ ऐसा राइट्स है जो फॉरेनर्स है उनको भी दिया गया है। अगर जैसे कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है तो जैसे कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये जो है ये फॉरेनर्स को भी दिया गया है। मतलब वो भी अगर उसको जैसे कि अगर ये किसी कोई मतलब कुछ ऐसा गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको भी ये सारा अधिकार मिलेगा, फॉरेनर्स को। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि सारा अधिकार फॉरेनर्स को नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट में। जैसे आर्टिकल 19 जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। मतलब वो आके कुछ भी यहाँ पे बोलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, या वो आके यहाँ पे एसोसिएशन बना लेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही जो है आर्टिकल 20 है ये फॉरेनर्स को दिया गया है। 21 भी दिया गया है कि अगर जो है उसका लाइफ पे कुछ थ्रेटनिंग है तो वो फिर वो अपील कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है फिर या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में क्या क्या आएगा तो ये देखते हैं। पहला तो लाइफ, अगर कोई डिग्निटी से रह रहा है तो उससे किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अगर लगेगा कि इसका डिग्निटी अगर किसी तरह से हर्ट हो रहा है तो फिर वो फिर कोर्ट जा सकता है। फिर ये भी राइट है कि डिसेंट इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है। जैसे कि बहुत बार हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या होता है कि कोई आदमी कोर्ट चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो उसके पास तो फंडामेंटल राइट है, इसलिए कोर्ट को उसके बात को सुनना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब आ रहा है किसमें, राइट टू लाइफ में। तो ये सारा जो देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी फ्री लीगल एड, अगर कोई भी मतलब कानूनी सहायता, ये इसका फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं तो इसी में आ रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी किस में आ गया, 20 में, मतलब रहने का या फिर प्राइवेसी का। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी इसी में आ रहा है। ठीक, फिर आगे जो है ये हो गया। फिर आर्टिकल, यहाँ हमने 20 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा। ठीक है, फिर 21 हो गया। हाँ, 21 का ए, कहीं पे भी अगर ए बी ऐसे करके लिखा हुआ है तो मतलब उसे बाद में संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो 21 जो है वो बाद में जोड़ा गया। ये जो ये क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन का बात करता है 21 का ए। तो ये शिक्षा का अधिकार, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा किया गया। इसके पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो डीपीएसपी में था। डीपीएस की इसके आर्टिकल 45 में जब हमने डीपीएसपी पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ये जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या था, उस समय सिर्फ एक ये था, मतलब नन बोल सकते हैं कि कानून के द्वारा उसे इन्फोर्सेबल नहीं था। ठीक है, मतलब वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है, सरकार से जाके लड़ाई नहीं कर सकता था 2000 के पहले कि आपने हमको क्यों शिक्षा नहीं दिया। लेकिन बाद में जब इसे राइट टू एजुकेशन बना दिया गया 2002 में, तो फिर उस बच्चे का अधिकार हो गया 6 से 14 साल के बच्चे के लिए कंपलसरी एजुकेशन, मतलब उसको एजुकेशन सरकार को देना ही होगा। अगर वो नहीं उसे एजुकेशन मिलेगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा कोर्ट। ठीक है, तो ये है राइट टू एजुकेशन। अगला जो राइट है वो है आर्टिकल 22। ये लॉ बोलता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसके खिलाफ,
कि अगर किसी को भी अरेस्ट कर लिया गया है या फिर डिटेन कर लिया गया है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर ये नहीं हो, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट अगर हमारे संविधान में नहीं होता तो क्या होता है कि पुलिस किसी को भी पकड़ लेती मनमाने ढंग से और फिर उसको जेल में बंद करके रख लेती। लेकिन ये जो राइट जो है ये क्या करती है, गिरफ्तारी से संरक्षण देती है। कैसे संरक्षण देती है तो इसे समझते हैं। तो पहला जो इसमें वर्ड आता है, एक आता है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा वर्ड आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, प्यूनिटिव को हिंदी में बोलते हैं दंडात्मक और प्रिवेंटिव को बोलते हैं निवारक निरोध। तो कहने का अर्थ है अगर जैसे किसी को मतलब डिटेंशन बोल सकते हैं दो तरह का होता है, या तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है या पुलिस है उसको लग सकता है कि ये आदमी जो है कोई गलत काम किया है तो उसको पकड़ सकती है, या दूसरा केस हो सकता है कि उसको लगेगा कि ये आदमी जो है कुछ गलत आगे कर सकता है तो वो फिर उसको डिटेन कर सकती है, उसको पकड़ के जेल में रख सकती है। दो केस बन सकता है डिटेंशन के केस में। तो जब दंडात्मक होता है मतलब जब उसको कोई वो ऐसा गलत काम कर चुकी होती है तो पुलिस उसको अगर पकड़ ली है तो फिर उसके वो जो अपराधी है उसे अपराधी तो वैसे नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे जब डिटेन किया हुआ है वो जो भी व्यक्ति है उसको अधिकार दिया गया है कि वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब उसे क्यों पकड़ा गया है उसके पूरा प्रॉपर उसको जानकारी होना चाहिए। साथ ही उसको अपने को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, या फिर लॉयर रख सकता है, वो रख सकता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा राइट जो है वो देता है कि अब उसको पहला केस में तो इसको पकड़ लिया तो इसको ये सारा लॉ मिल गया। फिर दूसरा हो सकता है कि दूसरा जो इसको राइट मिला है कि उसको जेल में रखा है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना है। मतलब नहीं अगर उससे प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे हम पिक्चर वगैरह में देखते रहते हैं कि कोई भी पुलिस जो है उसको अगर जेल में रख रही है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास जाके प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ऐसा वैसे कभी कभी ऐसा केस बनता है कि 24 घंटे से ज़्यादा भी वो प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कभी कुछ छुट्टी हो जाता है या कुछ हो जाता है तो बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होता है वो 24 घंटे का होता है कि उसके अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना ही है, और अगर वो नहीं प्रस्तुत करता है तो फिर उसको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो ये भी आ जाता है किसमें, आर्टिकल 22 में। और ये सारा दंडात्मक है, मतलब जब कोई अपराधी मतलब कोई अपराधी नहीं, कोई व्यक्ति जब कुछ गलत काम कर चुका है तो ये सब होता है। लेकिन दूसरा केस बनता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसा तब किया जाता है कि अब जैसे पुलिस को लग सकती है कि ये आदमी जो है कुछ गड़बड़ कर सकता है तो पहले ही उसको पकड़ लेती है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि एक तो वो जो है व्यक्ति जो है एक तो अपील कर सकता है, ठीक है, कि मुझे क्यों पकड़ा गया, या फिर दूसरा हो सकता है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तीसरा जो होता है वो जो अब जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि मतलब किसी भी अथॉरिटी को एक अधिकार मिल जाता है कि उसको 3 महीने तक मतलब ये कर सकता है, डिटेन करके रख सकता है। क्या कारण हो सकता है, वहाँ पे वो कारण दे सकता है कि ये आदमी कुछ गलत काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन बस 3 महीने तक ही रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो फिर कुछ बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, उनसे अप्रूवल लेना होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये मैक्सिमम 3 मंथ हो जाएगा। लेकिन जब किसी बोर्ड से फिर मतलब या किसी से कंसल्ट करके उसे मैक्सिमम फिर और बढ़ाया जा सकता है। और कितना बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 12 मंथ तक, ठीक है। मतलब किसी को अगर पकड़ के रखना है, जैसे हम नज़रबंद सुनते हैं तो ये नज़रबंद यही होता है, ठीक है। जैसे कि एक समय में जब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला केस था तो उस समय बहुत सारे नेता लोगों को नज़रबंद रख दिया गया था। लेकिन कितना दिन तक उसको रख सकता है, पहले तो 3 मंथ तक रख सकता है, फिर उसे आगे मैक्सिमम स्ट्रेच करके 12 मंथ तक ले जा सकता है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी कुछ कानून है। कौन कौन सा कानून है, एक तो है अभी के टाइम में जो यूज़ में है, एक तो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो दूसरा है यूएपीए। तो हम जैसे न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि यूएपीए के तहत किसी को पकड़ लिया गया, तो क्यों पकड़ लिया गया, वो कुछ गलत काम करने का पुलिस को अंदाज़ा था कि इसने गलत काम किया है या कर सकता है, तो उसको पकड़ के वो जेल में रख सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा जो एक्ट होता है ये काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी फेमस है, या फिर ये प्रिकॉशनरी इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ भी बहुत होता रहा है।
जैसे कि जो मीसा वाला एक्ट है, मीसा अभी के टाइम में ये फंक्शनल नहीं है, इसे हटा दिया गया। मीसा जो एक्ट था ये इंदिरा गांधी के टाइम में था, और उस समय क्या किया गया, इसका काफ़ी मिसयूज़ किया गया। जो इमरजेंसी के टाइम में किसी को भी डिटेन कर लिया जाता था, ठीक है, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, तो फिर बाद में इसे हटा दिया गया। फिर टाडा जो है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी, तो ये टाडा जो है, अब जैसे कोई भी किसी पे भी शक है कि ये टेररिस्ट हो सकता है, तो उसको टाडा के तहत फिर जेल में रखा जा सकता है। फिर पोटा भी था, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, अभी के टाइम में ये फंक्शनल नहीं है। अभी यूएपीए और एनएसए है, ठीक है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक एक्ट होता है। तो लेकिन ख़तरनाक होने के बावजूद भी मैक्सिमम इसे 1 साल तक ही स्ट्रेच किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है आर्टिकल 22 में है। अब हम बढ़ेंगे तो हमारा कौन कौन सा कवर हो गया। एक तो हमारा कवर हो गया राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, और तीसरा जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल्स है, एक तो 23 है, एक है 24। तो 23 बोलता है कि ये फोर्स लेबर की बात करता है कि फोर्स लेबर, किसी को भी फोर्स लेबर मतलब नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो ह्यूमंस का जो सेलिंग और बाइंग है या फिर स्लेवरी है, वो सब अभी के टाइम में वो ख़त्म हो गया है। तो वो किसके द्वारा ख़त्म हो गया है, आर्टिकल 23। मतलब कोई भी अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो वो फिर किसी भी आदमी का अगर फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट होगा तो फिर तुरंत वहाँ पे एक्शन हो जाएगा। फिर 24 जो है ये बाल श्रम को रोकता है। मतलब कोई भी अगर बच्चा है, अगर वो 14 साल से कम है, तो उससे क्या है कि किसी भी फैक्ट्री या कहीं पे भी काम में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 बोलता है। तो ये दोनों जो है एक्सप्लॉयटेशन को रोक रहा है, तो इसलिए ये एक्सप्लॉयटेशन में आ गया। आगे का जो भी आर्टिकल है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।